बजने का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं हूं श्रुतिका। आप सभी के साथ में दिल्ली में ठंड बहुत बढ़ गई है और ऐसे में बहुत सारी खबरें आज इस ठंडे मौसम में हम आपके लिए लेके आए हैं। ठंड बढ़ने के साथ में प्रदूषण से हालांकि राहत जरूर मिली है दिल्ली वासियों को, लेकिन इसी बीच देश दुनिया की खबरें जानिए और फिटनेस की ध्यान भी रखिए। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। पार्लियामेंट का विंटर सेशन आज से शुरू हो रहा है और 19 दिसंबर तक चलने वाला है और इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन भी देने वाले हैं। आपको बता दें कि मुखातिब पीएम नरेंद्र मोदी होंगे मीडिया के साथ में। 10 विधायक सूचीबद्ध किए गए हैं। इस बीच संसद में एसआईआर के मुद्दे पर हंगामे की जो आशंका है वो जताई जा रही है। तो ऐसे में कई और मुद्दे भी होने वाले हैं, लेकिन एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर पिछला सेशन भी गहमा गहमी वाला रहा था और इस बार भी काफी विरोध देखने को मिल सकता है। इसी के साथ में शीतकालीन सत्र में ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में हुए धमाके के ऊपर भी विपक्ष द्वारा चर्चा की मांग उठाई जाएगी, ये स्पष्ट कर दिया गया है। हालांकि विपक्ष पहले ही शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ये कहता हुआ नजर आया कि इतना कम समय क्यों दिया गया है शीतकालीन सत्र के लिए। तो देखिए, इसी बीच आपको ये भी बता देते हैं 15 इसमें बैठकें होने वाली हैं और अलग अलग विधेयक 10 हैं जो कि सूचीबद्ध किए गए हैं। वहीं आज श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के ऊपर सुनवाई होने वाली है। हिंदू पक्ष की तमाम याचिकाओं के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की तरफ से जो दाखिल की गई है याचिका, उनके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इसमें याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को भी चुनौती दी गई है। कोर्ट तय करेगा कि कौन सी याचिका रिप्रेजेंटेटिव सूट बनेगी, क्योंकि इसको लेकर पहले विवाद होता रहा है, क्योंकि बहुत सी याचिकाएं हैं जो एक साथ हाईकोर्ट में डाल दी गई थी। इसी के साथ में आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केस नंबर 17 को रिप्रेजेंटेटिव सूट माना था। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जिसमें उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अलग अलग फैसलों को चुनौती दी है। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाजत देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाईकोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं शामिल हैं। वहीं हिंदू पक्ष के दूसरे वादी का कहना है कि उनके सूट अलग मुद्दे और दलीलों पर आधारित है, इसलिए केवल सूट नंबर संख्या जो 17 है उसको रिप्रेजेंटेटिव सूट नहीं माना जा सकता है। दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पाकिस्तान समर्थक आतंकी बताए जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान के साथ में इन्वॉल्व थे। इनके द्वारा बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग की जा रही थी, सोर्सेज बता रहे हैं। तो आपको ये भी बता देते हैं कि पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी आतंकियों के आईएसआई से जुड़े हैं तार, यानी जो गिरफ्तार किए गए आतंकी उनके आईएसआई से तार जुड़े हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। टेररिस्ट शहजाद भट्टी के संपर्क में सभी आतंकी थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकियों को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ में कार्रवाई में ये बड़ी सफलता मिली है। स्पेशल सेल ने 3 आतंकियों को फिलहाल गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में थे। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा जी हैं। सर, तीनों किस तरीके से शहजाद के संपर्क में थे और क्या इनकी प्लानिंग थी? ये तीनों जो गिरफ्तार किए गए हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट पता चली है। गुरदासपुर सिटी पुलिस स्टेशन के सामने 25 नवंबर को एक ग्रेनेड फेंका गया था। उसके डिटेल्स इनके मोबाइल से भी मिले हैं और इनमें से जो लड़के हैं वो उन्होंने अपनी कन्फेशन भी किया है कि वो इस घटना में इन्वॉल्व थे। प्लस उनकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी ओरल टेक्निकल वो भी मिली है शहजाद भट्टी से और उसके एसोसिएट से। और इन्होंने और भी कई जगहों की रेकी की थी, जिन जगहों को आइडेंटिफाई किया था पॉसिबल वारदात के लिए। तो इनकी अरेस्ट से वो घटनाएं प्रिवेंट हो गई हैं। हमारी एक टीम जिसको डीसीपी अमित कौशिक लीड कर रहे थे और एसीपी कैलाश बिष्ट मेन पार्टनर थे उस टीम के, ये टीम काफ से एक आर्म सेट की जो चेन थी उस पर काम कर रहे थे और उसी में इनको पता चला कि इस चेन के तार जो हैं वो शहजाद भट्टी के गैंग से जुड़े हुए हैं। और चूंकि ये घटनाएं हो गई थी तो इन्होंने प्रीएम्प्टली काम करते हुए, मतलब स्पीडली काम करते हुए, इससे पहले कि ये और भी किसी घटना को अंजाम दे पाते, इस गैंग को बस्ट किया है। ये मध्य प्रदेश के दतिया, जहाँ का प्रजापति रहने वाला है, फिरोजपुर का हरगुरप्रीत सिंह और यूपी बिजनौर का जो है आरिश, जो है वो आरिश रहने वाला, ये तीनों अरेस्ट किए गए हैं। और इसके और भी जो नोट्स हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो उनकी इन्फॉर्मेशन हम कंसर्न स्टेट पुलिस से शेयर करके इस ग्रुप को टोटली डिमोलिश करेंगे। और अब
चक्रवात दितवा की बात कर लेते हैं, जिसकी वजह जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पोल्यूशन को लेकर सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त की थी। ऐसे में पोल्यूशन का मुद्दा एक अहम मुद्दा, खास करके दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए। सीजीआई के द्वारा पिछली टिप्पणी में क्या कुछ कहा गया था, इस बार क्या कुछ खास होने वाला है, क्यों ये अहम माना जा रहा है, आपको दिखाते हैं डिटेल्स। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। इस गंभीर मुद्दे पर एमिकस क्यूरी ने कोर्ट में कहा था कि हेल्थ इमरजेंसी का मामला बन चुका है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि ये निश्चय रूप से एनसीआर के हर निवासी से जुड़ा एक बेहद अहम मुद्दा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि किसी भी जुडिशियल फोरम के पास कौन सी जादू की छड़ी है जिसे घुमाकर ये समस्या खत्म की जा सकती है। मुझे पता है कि ये दिल्ली एनसीआर के लिए खतरनाक समय है। मुझे बताएं कि हम आखिर क्या आदेश दे सकते हैं कि तुरंत हवा साफ मिल सके। हम सब जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। हमें सभी वजहों को पहचानने की जरूरत है, कोई एक वजह नहीं है। ऐसा सोचना एक बड़ी गलती हो सकती है कि सिर्फ एक्सपर्ट और साइंटिस्ट ही इसे हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि सरकार ने इस दिशा में कुछ किया होगा। दिल्ली में सांस लेना दुभर हो रहा है। हवा में घुले जहर से हड़कंप मचा है। लोग मास्क लगाकर बाहर निकल रहे हैं या फिर घरों में दुबके हैं। बच्चों बुजुर्गों के लिए सांस का संकट खड़ा हो गया है। हालांकि दिल्ली सरकार और प्रशासन की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं। रेड लाइट पर हैवी ट्रैफिक की वजह से प्रदूषण ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने पूरी शहर में 233 जाम प्रभावित लोकेशन चिन्हित किए हैं। वहीं मायानगरी मुंबई में भी वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने भी बीएमसी समेत राज्य सरकार को प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए आदेश दिए हैं। साथ ही नई गाइडलाइंस बनाने के लिए एक नई कमेटी गठित की गई है ताकि वायु प्रदूषण से राहत मिल सके। और अब खबर अमेरिका के इंडियाना से आपको बताते हैं, जहां पर कई सारी गाड़ियों के टकराने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें भीषण बर्फबारी इस वक्त इंडियाना में हो रही है और इसी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है, जिसमें कई गाड़ियां एक साथ टकरा गई हैं। दरअसल गाड़ियों के स्लिप होने की वजह से ये हादसा हुआ है। डिसबैलेंस होता है, गाड़ियां अनियंत्रित होती हैं और एक के बाद में एक दूसरे के साथ में टकरा जाती हैं, जिसके बाद में ये भयानक हादसा हो जाता है। तो सर्दी का सितम जारी है और ऐसे में अमेरिका के इंडियाना में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से ये भीषण हादसा वहां हो गया है। कई गाड़ियां एक साथ टकरा गई हैं। जैसे ये भीषण हादसा होता है, तत्काल प्रभाव के साथ में इमरजेंसी सर्विसेज की जो सेवाएं हैं उनको कॉल किया जाता है। वो मौके पर पहुंची हुई है। राहत बचाव का कार्य जारी है। सबके बीच में अफरा तफरी का जो माहौल है वो भी गाड़ियों की टक्कर के बाद में देखा जा सकता है। तो देखिए, फिलहाल जो राहत बचाव का काम है उसके लिए तमाम जो सिक्योरिटी की टीम है वो मौजूद है। इसी के साथ में पुलिस बल भी मौके पर अधिकारियों के साथ में मौजूद है। इन्वेस्टिगेशन पूरे मामले की जारी है। फिर इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन अब वक्त हो गया है 50 बड़ी खबरें जानने का, जिसके लिए रुक कर लेता के आधार पर पुलिस ने एक अभियान चलाया था। शिकंजे में 2 आरोपियों को लिया गया है, वहीं एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। तो आपको बता दें, पुलिस को जानकारी मिली थी कि ये गौकशी के जो आरोपी हैं वो एक इलाके में है और उसके बाद में दबिश दी जाती है, लेकिन फिर पुलिस और आरोपियों के बीच में यहाँ मुठभेड़ होती है, जिसमें पैर में गोली आरोपियों के लगी है। हरियाणा के झज्जर में योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बयान को वापस से दोहराया गया है। बटोगे तो कटोगे का नारा एक बार फिर से सुनाई दिया। दरअसल हरियाणा के झज्जर के एक गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और एक बार फिर से अपने जोशीले अंदाज में वो नजर आए और एक बड़ा बयान फिर से उनके द्वारा कैसे दिया गया, आपको सुनवाते हैं उनका बयान। अगर दुनिया के अंदर इस चराचर जगत की रक्षा करनी है तो सनातन की रक्षा करनी होगी, उसे सुरक्षित करना होगा, उसे हर हाल में सुरक्षित बनाना होगा। और ये तभी होगा जब हम सब मिलकर के एक रहेंगे। हमें बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे।
याद करना, जब भी हुआ है, जब भी बटे हैं, यही हुआ है। ये जाति के नाम पर नहीं बंटना है, तुष्टीकरण के नाम पे नहीं बंटना है, क्षेत्र के नाम पे नहीं बंटना है, भाषा के नाम पे नहीं बंटना है। सबको एक रहना है, एकजुट होकर के भारत के सनातन धर्म की ध्वजा पताका को अयोध्या में जैसे राम जन्मभूमि पे धर्म ध्वजा फहरा रही है, ऐसे ही सनातन की धर्म ध्वजा हर घर पर, हर सनातनी के घर पर लहराती हुई दिखाई देनी चाहिए। श्रुतिका, अक्सर हम देख रहे हैं कि समाज में कई सारी कुप्रथाएं होती हैं जिसमें से दहेज को लेकर हमेशा से सवाल उठाए जाते हैं। बिल्कुल, और अब इस दहेज की प्रथा के खिलाफ में ये मानिए कि जो युवा पीढ़ी है वो सजगता से अभियान छेड़े हुए है और इसीलिए यूपी के मुजफ्फरनगर से एक युवक ने दहेज को वापस लौटाकर मिसाल पेश की है। मुजफ्फरनगर के एक बैंक्वेट हॉल में अवधेश नाम के युवक की बारात पहुंची। जयमाला से पहले तिलक की रस्म के दौरान वधू पक्ष की ओर से 31 लाख रुपए की नोटों से सजी थाली दूल्हे के सामने दी गई। लेकिन सभी को आश्चर्य तब हुआ जब अवधेश ने पूरी रकम लेने से साफ इनकार कर दिया और थाली में से केवल 1 रुपए को उठाया। अवधेश ने 22 नवंबर को शहर के एक बैंक्वेट हॉल में शहाबुद्दीनपुर गांव की रहने वाली अदिति सिंह से शादी की। शादी के दौरान अदिति के परिवार ने दूल्हे को दहेज के तौर पर 31 लाख रुपए देने की कोशिश की, जिस पर दूल्हे ने कहा, हम दहेज के खिलाफ हैं। अवधेश कुमार राणा ने हाथ जोड़कर 31 लाख की मोटी रकम लेने से मना कर दिया, जिससे वहां मौजूद हर मेहमान ने तालियां बजाई। दूल्हे की इस कदम की चर्चा मुजफ्फरनगर ही नहीं बल्कि पूरी यूपी में हो रही है। आग लगने की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से जो तस्वीरें सामने आई हैं आग की, उसने पूरी दुनिया को दहला दिया है। दरअसल आग के धुएं का जो गुबार था वो 500 फीट से भी ऊपर उठता हुआ नजर आया, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा और ये आग कितनी ज्यादा भयावह रही। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। अग्निकांड की एटीएम से पैसे चुराने के कई तरीकों के बारे में आपने सुना और देखा होगा, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। पहले इस वीडियो को देखिए जो एटीएम के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। ये शख्स मशीन के नोट वेंडिंग ट्रे के पास कुछ लगाने की कोशिश कर रहा है। इधर उधर देखता है, फिर लगाकर निकल जाता है। दरअसल चोर ने वेंडिंग ट्रे में डबल गोंद की पट्टी, जिसे आप डबल साइडेड टेप भी कह सकते हैं, उसे चिपका कर चला जाता है। फिर जैसे ही कोई पैसे निकालने आता है तो कैश बाहर निकालने के बदले टेप में चिपक जाता और मशीन में कुछ खराबी समझकर वो वापस चला जाता और फिर असली खेल यहीं से शुरू होता है। पैसे निकालने वाला शख्स एटीएम से बाहर और चोर अंदर। फिर टेप के साथ नोट चोर के हाथ में आ जाता। शक तो तब हुआ जब मैनेजर को 2 दिनों से एटीएम में खराबी की शिकायत मिलने के बाद मशीन को चेक किया गया। मशीन दुरुस्त होने के बाद भी जब सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया तो सारा खेल समझ में आ गया और फिर उसके आधार पर 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से कैश के साथ साथ कई एटीएम कार्ड और मोबाइल भी जब्त किए हैं। आपको खबर बताते हैं काला सागर से, जहां पर रूस के 2 ऑयल टैंकर पर ड्रोन अटैक हुआ है और जहाज के अंदर भीषण आग लग गई। अब इस पूरे हमले की जिम्मेदारी यूक्रेन के द्वारा ले ली गई है। क्या कुछ है खबर, 1 मिनट में देखिए। समंदर में 2 शिप में आग लगी है, हाहाकार मचा हुआ है। तस्वीरें काला सागर की हैं। यहाँ रूस के 2 ऑयल शिप पर 5 प्रभावित जिले दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सरकार के लगातार प्रयासों के बाद 37 नक्सलियों ने हथियार डाल दिया और मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। सरेंडर किए नक्सलियों में से 27 पर कुल मिलाकर 65 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आज कुल 37 माओवादी 65 लाख के उन्होंने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ने का स्टेप लिया है। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि डीआरजी बस्तर फाइटर, एसआईबी, सीआरपीएफ की 111वीं 230वीं वाहिनी, इनका मुख्य रूप से रोल रहा। अगर देखा जाए तो पिछले 20 महीनों में कुल 508 से अधिक माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें से 165 पर शासन द्वारा पूर्व से इनाम घोषित था। दक्षिण बस्तर में माओवादी हिंसा को कमजोर करने के लिए चलाए जा रहे पूना
नेम यानी पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान के तहत ये पहल की गई है। सरेंडर नक्सलियों में से 27 सक्रिय माओवादी और 10 मिलिशिया सदस्य हैं। अधिकारियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ शासन, भारत सरकार, दंतेवाड़ा पुलिस, स्थानीय प्रशासन और सीआरपीएफ ने भी ये कामयाबी के लिए लगातार प्रयास किए हैं और अच्छा परिणाम भी मिला। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बर्थडे पार्टी चल रही थी, लेकिन बर्थडे पार्टी का रंग उस वक्त उड़ गया जब वहां पर फायरिंग शुरू हो जाती है और 14 लोगों को वहां गोली लगती है और इसी के साथ में 4 लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज और इलाके में अफरा तफरी का माहौल। ओह माय गॉड। आतुर थी। जैसे ही आग की खबर लगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। ये आग लगी दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के मुख्य ऑडिटोरियम में। पूरे ऑडिटोरियम में आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। वो तो गनीमत रही कि फायर सर्विस की टीम तुरंत एक्शन में आ गई। मौके पर तुरंत ही 2 वाटर टेंडर, 3 वाटर बाउजर, 1 स्काई लिफ्ट और 1 क्विक रिस्पांस व्हीकल पहुंच गए। फायर ब्रिगेड की टीमों ने करीब 40 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इसके बाद कूलिंग ऑपरेशन शुरू किया गया, जो देर तक चलता रहा। बताया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। गनीमत रही कि इतने बड़े हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। में कुंभ का मेला लगने वाला है हरिद्वार में और उसी को लेकर अब साधु संतों ने नाराजगी जता दी है। नाराजगी इसलिए जताई गई है कि उनका आरोप है कि प्रशासन की तरफ से अखाड़ों से तो चर्चा की गई है, लेकिन साधु संतों को नजरअंदाज किया गया है और इसीलिए उनकी तरफ से विरोध देखा जा रहा है। हरिद्वार के भारत सेवा आश्रम में संतों की ये जुटान प्रशासन से अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए हुई। नाराजगी इस बात की थी कि हरिद्वार प्रशासन ने 2027 में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों को लेकर मीटिंग बुलाई, तो उसमें सिर्फ अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों को ही बुलाया। ये संत एक स्वर में मांग कर रहे थे कि कुंभ तैयारी से जुड़ी बैठकों में उन आश्रमों के प्रतिनिधि संतों को भी बुलाना चाहिए, उनके सुझाव भी लेने चाहिए जिन्हें कुंभ में खास तौर से स्थान अलॉट किए जाते हैं। कुंभ की शोभा अखाड़ा है, अखाड़ों की शोभा यात्राएं हैं, लेकिन पूरा का पूरा कुंभ जो करोड़ों करोड़ों भक्त आते हैं उन सबकी जो व्यवस्था है वो केवल स्थानधारीय संतों के कारण होती है। उनके शिविर लगते हैं, बड़े बड़े शिविर लगते हैं, हजारों लोगों को वो अपने शिविरों में रखते हैं, उनको भोजन पानी सब कराते हैं। तो सरकार को उनके पक्ष का भी ध्यान रखना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। प्रशासन उनकी मांगों को गंभीरता से ले, इसके लिए साधु संतों ने इस बैठक का बड़ा ऐलान कर दिया है। वो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की तर्ज पर अखिल भारतीय आश्रम परिषद का गठन करेंगे। गाजियाबाद से आपको खबर बताते हैं, जहां पे पानी का छिड़काव करने वाले टैंकर ने एक सिपाही के बेटे को कुचल दिया और इसके बाद में इस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। क्या कुछ हुआ, पुरानी रंजिश की वजह से, आप भी देखिए। गाजियाबाद नगर निगम के इसी टैंकर ने 24 साल के शिवम चौधरी को कवि नगर के पास कुचल दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शिवम अपनी बाइक से कहीं जाने के लिए निकला था, लेकिन घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर वो टैंकर की चपेट में आ गया। आरोपी टैंकर ड्राइवर मंजीत मौके से तुरंत फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने चंद घंटों में ही उसे धर दबोचा। मृतक शिवम के पिता कृष्णपाल सिंह इस समय बुलंदशहर एसएसपी की गाड़ी के ड्राइवर हैं। हाल ही में उन्हें हेड कांस्टेबल से प्रमोशन देकर दरोगा बनाया गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि ड्राइवर और दरोगा के परिवार के बीच पुरानी रंजिश थी। इसके चलते ये आशंका भी जताई जा रही है कि ड्राइवर ने प्लानिंग करके सिपाही के बेटे पर टैंकर चढ़ाया है। गाजियाबाद पुलिस कह रही है कि पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए। जो संविदा
कर्मचारी था, उसका नाम मंजीत शना मेहर सिंह है, जो ग्राम सिरौरा थाना लोनी क्षेत्र का रहने वाला है। उसे हिरासत में ले लिया गया है। इस संबंध में उससे पूछताछ की जा रही है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए 2 मिनट के अंदर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी प्रमुख खबरें देखिए। ये किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि कुछ युवकों का खतरनाक